तो अब हम आज की क्लास में ओम्स लॉ जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम ओम्स लॉ को समझते हैं। ओम जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक वायर लिया। ये वायर का रेजिस्टेंस आर है। इस वायर के एंड के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। इसके सीरीज में अमीटर कनेक्ट किया और इसके ऊपर एक वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी अप्लाई कर दी। अब आप देखेंगे कि जब हम इस की को, ये की का सिंबल है, ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वी का मतलब वोल्ट मीटर है, ए का मतलब अमीटर है और ये वायर है। वायर का रेजिस्टेंस आर दे रखा है। जब हम की को ऑन करते हैं तो यहाँ से आई करंट फ्लो करती है। आप इस चीज को समझ लीजिए, करंट जहाँ एंटर करती है वहां पे प्लस होता है, जहाँ से एग्जिट होती है वहां पे माइनस होता है। तो हमारा इस तरह से वोल्ट मीटर का जो प्लस माइनस है वो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। इसमें करंट यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस इस तरह से फ्लो करेगी। ये कोई भी बैटरी होती है, उसके ऊपर अगर अपन ऐसा एरो का साइन नहीं लगाते तो इसका वोल्टेज वी कांस्टेंट होता है। अगर अपन बैटरी के ऊपर इस तरह का एरो का साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज वेरिएबल होगा। इसी तरह से अगर एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस आर है और एक वायर है, उसके ऊपर इस तरह से एरो का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस वेरी किया जा सकता है। इसी तरह से अगर एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस सी कांस्टेंट है, लेकिन अगर उस पर इस तरह का एरो का साइन है तो वो 0 से लेके जैसे सपोज करो 10 माइक्रोफैरेड के बीच में उसकी रेंज है। इस तरह से जिसका वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस शो करना होता है तो हम यहाँ पे इस तरह का एरो का साइन लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जैसे जैसे एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाया गया तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, वो इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा गया। ये आपको याद रखना है, जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो फिजिकल कंडीशंस जो थी वो कांस्टेंट थी। फिजिकल कंडीशंस वर कांस्टेंट, उनको कांस्टेंट रखा गया था। अब बात आती है, आप पूछोगे कि फिजिकल कंडीशन से क्या मतलब है। फिजिकल कंडीशन में हमको एक तो वायर का मटेरियल एक्सपेरिमेंट करते वक्त चेंज नहीं करना। यूं नहीं कि फर्स्ट रीडिंग करते समय हमने कॉपर, दूसरे में सिल्वर, तीसरे में गोल्ड ले लिया। सेकेंड, हमें इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रखने के लिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। वायर की जो लेंथ है वो लेंथ भी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट होनी चाहिए। यू नहीं कि फर्स्ट रीडिंग लेते समय स्मॉल वायर ले लिया, सेकंड रीडिंग लेते समय लार्जर वायर ले लिया, ऐसा हमको नहीं करना है। और फोर्थ, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं करना है कि थिन वायर और थिक वायर से अलग अलग वायर को यूज करते हुए रीडिंग करनी है। हमें एक्सपेरिमेंट करते समय वायर को फिक्स रखना है, एक ही वायर से पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। ये आप लेबोरेटरी में भी करेंगे। और एक्सपेरिमेंट करते वक्त टेम्परेचर और जो लेंथ है, एरिया है, मटेरियल है, ये सब कांस्टेंट रखना है। तो जब आप टेम्परेचर, लेंथ, मटेरियल, एरिया वगैरह कांस्टेंट रखेंगे, यानी इसको नटशेल में हम कह देते हैं फिजिकल कंडीशंस को हम जब कांस्टेंट रखते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर यहाँ पे आपको वैल्यू कांस्टेंट मिल जाएगा, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। आर यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस है और ये फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आर है इसकी वैल्यू V और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। चाहे आप जो V है उसको डबल करो, जब आप V को डबल करोगे तो करंट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, 2 से 2 कट हो जाएगा, R उतना ही रहेगा।
इसी तरह से अगर आपको कहता है V को ट्रिपल करो, तो V को ट्रिपल करोगे तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगी, R उतना उतना रहेगा। कहने का मतलब यह है कि R की वैल्यू V और I पर नहीं डिपेंड करती है, R की वैल्यू इन फैक्टर्स पे, मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। तो आप ये याद रखेंगे इस फॉर्मूले में कि R जो है इसकी वैल्यू V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब R जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और V की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम बोलते हैं और ये हमारा ओम का सिंबल होता है। आप सब लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हमें पूछा जाए कि भाई 1 ओम रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर हो और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के इक्वल होगा। फिर आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है इसका इनवर्स होता है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी नहीं बोला है मैंने, आप याद रखेंगे। रेजिस्टेंस का उल्टा इनवर्स जो होता है वो कंडक्टेंस होता है और इसकी जो यूनिट होती है ओम का उल्टा मोह, OHM की जगह MHO भी लिख सकते हो। इसकी जगह पर आप ओम लिखकर उसके ऊपर आप इनवर्स का साइन बना सकते हो इस तरह से, या इसकी यूनिट सीमेंस होती है, इसकी यूनिट जो होती है सीमेंस, उसकी कंडक्टेंस की जो है वो यूनिट होती है। तो ये आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस का इनवर्स जो होता है वो कंडक्टेंस होता है। अब बेसिकली रेजिस्टेंस है क्या, जब कोई वायर में करंट फ्लो कर रही होती है तो वायर में जब करंट फ्लो कर रही होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की एटम से और आयन से कॉलिजन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस आती है, ऑब्स्टेकल आता है, रुकावट आती है। तो जो करंट की फ्लो के अंदर जो हिंड्रेंस आती है, रुकावट आती है, उसका मेजरमेंट हम रेजिस्टेंस से करते हैं। एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो एटम और आयन से जब वो टकराते हैं तो जो हिंड्रेंस आती है वही हिंड्रेंस को हम रेजिस्टेंस के को बोला जाता है, हम बोलते हैं ये रेजिस्टेंस है वायर का। ठीक है, इसके बाद में आपको 2 बातें और समझनी है, उसको ध्यान से समझना है, याद रखना है। जो गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर वो होते हैं जो स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कर लेने पर अच्छा खासा करंट देते हैं, जैसे कि मेटल्स है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर वगैरह जो है ये गुड कंडक्टर्स हैं। तो जो गुड कंडक्टर होते हैं उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लेंथ और एक एरिया का वायर ले लें तो उनका रेजिस्टेंस जो होगा एक पर्टिकुलर वायर के लिए कम रहेगा। अगर उतना ही लेंथ और उतना ही एरिया का अगर हम इंसुलेटर का वायर लें, उसी लेंथ और उसी एरिया का एक इंसुलेटर का वायर लें, तो आप देखोगे कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब उसमें करंट फ्लो के अंदर जो है ज्यादा हिंड्रेंस आएगी, बहुत मुश्किल से करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन और एटम्स का जो टक्करें होंगी वो बहुत ज्यादा होगी। फिर आपको याद रखना है कि जो परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। परफेक्ट कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस 0 होते हैं। परफेक्ट कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है जिसको आप चाहे जो वोल्टेज या चाहे जितना उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके देख लीजिए, उसमें कभी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं बना आज तक जिसका जो परफेक्ट इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करेगी और परफेक्ट कंडक्टर में पूरी करंट फ्लो करेगी, उसका रेजिस्टेंस 0 रहेगा। तो एक बार वापस सुन लो कि जो परफेक्ट कंडक्टर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, चाहे जितनी आप करंट उसमें फ्लो करवा लो उसमें कभी रेजिस्टेंस नहीं होगा। और परफेक्ट इंसुलेटर होता है, परफेक्ट इंसुलेटर वो इंसुलेटर होता है उस पर चाहे जो वोल्टेज रखो, परफेक्ट इंसुलेटर वो इंसुलेटर होता है उसका चाहे जो वोल्टेज रखो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा। एक बार वापस समझा देता हूं, परफेक्ट इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है हाइपोथेटिकल, उसका चाहे जो वोल्टेज रख लो उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होगी, उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा। और परफेक्ट कंडक्टर के अंदर हमेशा रेजिस्टेंस 0 होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे एयर है, हवा है, एयर का रेजिस्टेंस जो है वो हम
नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर इन्फिनिटी मानते हैं। एयर में करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, हमारे घर के ऊपर से ओवरहेड लाइन निकलती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके नीचे हम खड़े होते हैं तो हमको करंट नहीं आती है। इसका मतलब उस वायर और हमारे बीच में, जैसे ये वायर है और यहाँ पे मेरा सर है, इसके बीच में वोल्टेज जो है इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रही है एयर के थ्रू, तो मैं ये कहूँगा कि जो एयर है वो इंसुलेटर है साहब, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। लेकिन अगर इस वायर और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ जाए, बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ जाए, तो फिर एयर भी कंडक्टिव हो जाती है, उसका डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन और आयंस अलग हो जाते हैं और उसमें करंट फ्लो करती है। जैसे कि जनरली मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारा रेनी सीजन होता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि आकाश के अंदर थंडरिंग होती रहती है, बिजलियां चमकती रहती है और उनसे हमारे को जमीन पे करंट नहीं लगता है, झटका नहीं आता है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो हाई नहीं होता है। इस वजह से एयर जो होती है वो उस लाइटनिंग की या थंडर स्ट्रोम की जो थंडरिंग होती है उसकी करंट को नीचे फ्लो नहीं करने देती है। लेकिन अगर कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा चार्ज आ जाता है क्लाउड्स के अंदर, तो थंडरिंग जो होती है तो उसमें डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है और लाइटनिंग हो जाती है। लाइटनिंग का मतलब आकाश से बिजली गिरती है जमीन पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय क्लाउड और अर्थ के बीच में जो वोल्टेज है वो मिलियंस ऑफ वोल्ट का हो गया, मिलियंस ऑफ वोल्ट हो गया है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर गई और करंट जो है वो फ्लो कर गया। आपको एक बात याद रखनी है कि जो एयर होती है इसका जो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी अगर हम 1 मीटर का एक गैप लें तो 1 मीटर के गैप के अंदर 3 × 10⁻⁶ वोल्ट अगर अप्लाई कर दें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो एयर है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हम आउट ऑफ द ट्रैक चले गए, थोड़ा सा ओम्स लॉ से हमने हट के कुछ डिस्कशन किया किस तरह से परफेक्ट इंसुलेटर और परफेक्ट कंडक्टर जो होते हैं वो बिहेव करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको ओम्स लॉ बता दिया है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप याद कर लेना, बाय कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। ये आपको ओम्स लॉ का जो है स्टेटमेंट याद रखना है। ये सर्किट डायग्राम याद रख लेना, फॉर्मूला याद रख लेना, V = I × R या R = V/I। ये आप याद रखेंगे तो आपका ओम्स लॉ का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो R से रिप्रेजेंट होता है। एक चीज आपको और बताता हूं मैं कि जब हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल के V और I का बीच में जो ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारा इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और अगर ये एंगल थीटा हो तो इस ट्रायंगल का इस ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा होगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपको दो ग्राफ दे दूं, ये एक ग्राफ दे दूं 30 डिग्री पर VI, दूसरा ग्राफ दे दूं मैं आपको 60 डिग्री पर VI, और मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट वायर और सेकंड वायर जो हैं इनके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो या इनका रेशियो कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो tan 30 हो जाएगा, सेकंड वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो tan 60 हो जाएगा। tan 30 का मतलब हो गया 1/√3 और tan 60 का जो मतलब हो गया वो हो गया √3। अगर हमें रेशियो निकालने के लिए पूछे R2/R1 का तो हमारा आंसर आ जाएगा √3/1/√3, तो इसकी वैल्यू √3 × √3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ जितना x एक्सिस से ऊपर जाएगा उतना हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन हमें कई बार एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए ग्राफ बनाते समय इस एक्सिस पे V नहीं लेकर I ले लिया जाता है और इस एक्सिस पे I ले लिया जाता है। अगर हम V की जगह I और I की जगह V ले लेंगे तो फिर इस ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, अब की बार जो ग्राफ का स्लोप होगा वो 1/R या कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात को आप ध्यान से समझ लेना एक क्वेश्चन करने से पहले
एक बार आप अलर्ट होकर इस क्वेश्चन को करना कि हमें ग्राफ में यहाँ पर v और यहाँ पे i दिया हुआ है या i और v दिया हुआ है। अगर i और v दिया हुआ है तो 1/r आंसर आएगा, और अगर यहाँ पे v और यहाँ पे i है तो tan थीटा इज इक्वल टू सीधा के सीधा आपका r आ जाएगा। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव रेजिस्टेंस और नेगेटिव रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है। पॉजिटिव रेजिस्टेंस तो वो होता है जिसके अंदर वोल्टेज बढ़ाने पे करंट जो होती है वो बढ़ती है, ऐसे मटेरियल जैसे कंडक्टर होते हैं। और नेगेटिव रेजिस्टेंस वो होता है जिसके अंदर कई बार हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लगता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़े, वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट बढ़े तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉडी का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, जैसे सेमीकंडक्टर्स का या इंसुलेटर्स का होता है, तो उसे हम नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू इसको पॉजिटिव रेजिस्टेंस और नेगेटिव रेजिस्टेंस के बारे में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं V और I का ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, O to A, A to B एंड B to C। तो आप देखेंगे O to A के अंदर जो एंगल है वो 90 से कम है, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस कंडक्टर के बारे में हो गया। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि एंगल 0 है, tan 0 0 है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो गया। यानी ये एक परफेक्ट कंडक्टर या सुपर कंडक्टर का ग्राफ हो गया। इसमें आप देखेंगे कि एंगल जो है मोर देन 90 है, मतलब हम वोल्टेज जो हमारी करंट है वो वोल्टेज के घटने के साथ बढ़ रही है। वोल्टेज कम हो रहा है लेकिन करंट बढ़ रही है। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा ये, यहाँ पर और यहाँ पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। A to B में भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और B to C में भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया। तो ओम्स लॉ जो होता है वो केवल पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन में ही फॉलो होता है। ये सब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के अंडर आपको पढ़ाया जाएगा कि ओम्स लॉ कहाँ फॉलो नहीं होता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है, V और I के ग्राफ जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं, तो ये एक अलग बात हो गई। वो अभी हम थोड़े 1-2 क्लासों के अंदर पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ की लिमिटेशन। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि जो कोई भी वायर होता है उस वायर का पॉजिटिव रेजिस्टेंस वो होता है जिसमें V बढ़ाने पर I बढ़ता है। अगर V बढ़ाने पे I की वैल्यू कम हो रही होती है या V कम करने पे I की वैल्यू बढ़ रही होती है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया। और वो नेगेटिव रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे सेमीकंडक्टर्स का होता है। ठीक है, इसके बाद में हम ओम्स लॉ करने के बाद में हम आगे देख रहे हैं। ओम्स लॉ की हेल्प से हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, इसे आपको अच्छे से समझना है। रेजिस्टिविटी होती है, इसका दूसरा नाम आप बुक्स में देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे बोला जाता है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो साइन होता है वो रो होता है। जैसे रेजिस्टेंस का जो साइन होता है वो आर होता है, वैसे ही रेजिस्टिविटी का जो साइन होता है वो रो होता है। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है इसे बहुत अच्छे से समझते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, हम एक वायर ले लेते हैं। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी लेंथ L है। एक सेकंड वायर लेते हैं, इसकी देखिए जो लेंथ है आप ध्यान से देखेंगे तो ये इससे डबल है, ये 2L लेंथ का वायर है और ये L का है, ये 2L का है, लेकिन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है। अब हमने पढ़ा था वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज होता है किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने का वर्क डन। तो इसमें पाथ छोटा है तो वर्क डन कम होगा, इसमें पाथ लंबा है तो वर्क डन जस्ट डबल हो जाएगा। अगर ज्यादा पाथ लंबा होगा तो चार्ज को आने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी इसका वोल्टेज V होगा, इसका वोल्टेज 2V होगा। सपोज कीजिए दोनों में I करंट फ्लो कर रही है, दोनों में I करंट फ्लो कर रही है। अब इस वायर का रेजिस्टेंस R1 निकालते हैं तो वो V/I आएगा, और सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो 2V/I आएगा। यानी V/I की जगह आप R1 लिख सकते हैं, तो
तो इस V/I की जगह R1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2R1। इससे हमें क्या चीज समझ में आई? इससे हमें एक चीज बहुत अच्छा कंक्लूजन ये मिला कि जो रेजिस्टेंस है वो वायर की लेंथ को डबल करने पे डबल हो गया। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी वायर होता है उसका रेजिस्टेंस उसकी वायर की लेंथ बढ़ाने पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म में बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम लेंथ ज्यादा लेंगे रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा। अब हम एरिया के साथ में इसका रिलेशन देखते हैं। तो आइए अब अपन एरिया के साथ में रिलेशन देखते हैं। तो अब हम दो सेम लेंथ के वायर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सेम लेंथ के वायर लिए हैं, सेम लेंथ के वायर है, लेकिन इनके एरिया को मैंने डिफरेंट कर दिया है। फर्स्ट वायर का एरिया मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया A माना है, सेकंड वायर का जो एरिया है वो मैंने 2A माना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन है और यहाँ से यहाँ का वर्क डन तो सेम होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर जो है वो सेम है। लेकिन अगर हम इसमें करंट की बात करें तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये ज्यादा करंट फ्लो करवाएगा, ये कम करंट फ्लो कराएगा। ये I करंट फ्लो करवाएगा, ये 2I करंट फ्लो कराएगा। क्योंकि इसमें चार्ज का नंबर ज्यादा है तो सेम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज मूव करेगा। अब इस वायर का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो वो V/I हो जाएगा। इस वायर का रेजिस्टेंस देखें तो वो V/2I होगा। इस बार V/2I होगा। इस V/I की जगह आप R1 रख सकते हो, तो आप देखोगे कि R2 की वैल्यू R1/2 आ गई। ये कैसे मैंने इसको लाया? मैं यहाँ से जो ये V/I है, इस V/I की जगह मैंने R1 की वैल्यू पुट कर दी। तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है। इस वायर का रेजिस्टेंस हाफ है, इसका ज्यादा है इसका कम है। इस वायर का रेजिस्टेंस हाफ हुआ, मतलब अगर हम दिमाग लगाएं तो हमें पता चलेगा जब हमने एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। एरिया डबल और रेजिस्टेंस हाफ, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हमारे सामने दो कंक्लूजन आ गए, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम तो यहाँ पे आ जाता है ρL/A। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इससे आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब इस फॉर्मूले से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, RA = ρL हो जाएगा। और इस फॉर्मूले से रो की वैल्यू निकालिए, रो का फॉर्मूला आ जाएगा RA/L। अब आप इसकी यूनिट निकालिए, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। ये कट हो जाएगा, यानी रेजिस्टिव